जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में आने वाले प्रश्न। और जितने भी प्रश्न आपको यहां पर बताए जाएंगे ये सारे प्रश्न आपका पिछले एग्जाम में पूछा गया है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासन काल में भेजा था? तो ये भेजा गया था जहांगीर के शासन काल में। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इंग्लैंड के राजा जो जेम्स प्रथम थे, उन्होंने सर थॉमस रो को 1615 में, नोट कर लीजिएगा, 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। और उनका उद्देश्य था भारत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया अकबर। अकबर यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अकबर जो थे, अकबर के शासन काल में अंग्रेजों का भारत में प्रभाव स्थापित नहीं हुआ था और सर थॉमस रो जो है भारत नहीं आए थे उस समय, तो ये गलत ऑप्शन होगा। और शाहजहां तो कहना ऐसे ही गलत होगा, क्योंकि शाहजहां का शासन काल जो शुरू हुआ था वो सर थॉमस रो के आने के बाद शुरू हुआ था। और डी ऑप्शन औरंगजेब दिया गया है, तो औरंगजेब का जो शासन काल था ये बहुत ही बाद शुरू हुआ, इससे पहले थॉमस रो आ चुके थे। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चंगेज खां किसके शासन काल में सिंधु नदी तक पहुंचा था? तो ये पहुंचा था साथियों इल्तुतमिश। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये किस ईस्वी की बात है? तो ये 1221 ईस्वी की बात है। 1221 में मंगोल शासक जो चंगेज खान था, जलाउद्दीन मंगबरी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था। और उस समय दिल्ली का शासक जो था इल्तुतमिश था, और इसीलिए ये क्वेश्चन बन रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये जो था साथियों चंगेज खान के आक्रमण के समय ऐबक का शासन जो था वो समाप्त हो चुका था, इसलिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक कहना गलत होगा। और बलबन की हम बात करें तो बलबन का शासन काल उस समय नहीं था, बाद में आया था, तो ये कहना गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोल आक्रमण किए थे, लेकिन चंगेज खान जो है स्वयं नहीं आया था, ये गलत है। हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। जी हाँ, अबुल फजल जो थे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, और उन्होंने अकबरनामा और एक और लिखा था आईने अकबरी, जो यहाँ पे क्वेश्चन में बन रहा है। तो ये आपका सही होता है ऑप्शन ए। कभी कभी यहाँ पे पूछ दिया जाता है कि अकबर आईने अकबरी के अलावा इन्होंने क्या लिखा था, तो अकबरनामा, ये ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन फैजी दिया गया है। तो फैजी जो है एक प्रसिद्ध कवि थे, विद्वान थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। बदायूनी भी कहना गलत होगा, क्योंकि ये इन्होंने नहीं लिखा है, और नहीं टोडरमल लिखा है। तो इस कारण हमारा जो सही होता है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था? तो उसका नाम था अशोक। जी हाँ, सम्राट अशोक के नाम से आप सभी लोग जानते हैं। वो अपने प्रजननों की समस्याएं सुनते थे और उसके प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रखते थे, और जो भी यहाँ पे चीज़ें थी उसको यहाँ पे सुलझाने का प्रयास करते थे। तो ये जो जाने जाते हैं अशोक, ये सीधे संपर्क करने वाले व्यक्ति जाने जाते हैं, जो एक राजा के तौर पे जो सही होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया समुद्रगुप्त। हालांकि समुद्रगुप्त महान विजेता थे, लेकिन उन्हें इस विशेषता के अंतर्गत नहीं जाना जाता है, ये बी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन हर्षवर्धन दिया गया है। हालांकि हर्षवर्धन एक महान शासक थे, लेकिन ये विशेषता उनकी नहीं है, ये केवल अशोक की है। और डी ऑप्शन चंद्रगुप्त दिया गया है। तो उन्होंने तो मौर्य समाज की स्थापना की थी, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे इनके नहीं जाना जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। केवल ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? तो ये भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है।
जी हाँ, लुम्बिनी जो है, जो कि इस समय नेपाल में आपको देखने को मिलेगा, गौतम बुद्ध का ये जन्म स्थान है। और ए ऑप्शन दिया गया महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान है वो कुंडग्राम में है। और सी ऑप्शन दिया गया गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव का जो जन्म स्थान है तलवंडी में, जो कि ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया आदि शंकराचार्य। तो उनका जो जन्म है वो केरल में एक गांव है कालवाड़ी में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी थी। तो ये लिखा गया था पाणिनि के द्वारा। जी हाँ, पाणिनि के द्वारा ये लिखा गया था अष्टाध्यायी। नोट कर लीजिएगा, जो कि संस्कृत व्याकरण का ये प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टाध्यायी, और ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। बाकी पतंजलि के बारे में आप सबको मालूम है, ये महाभाष्य की रचना की गई थी। और सी ऑप्शन दिया गया कालिदास। तो कालिदास जो थे संस्कृत साहित्य के महान कवि थे। और डी ऑप्शन दिया गया कौटिल्य। तो ये तो अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने की थी। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है भारत में कौन सा मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों भारत के सबसे बड़े जो क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इनके करीबी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और ये काफ़ी उपजाऊ होती है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न बन रहा है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया काली मिट्टी। तो ये जो आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी दक्कन के पठार में देखने को मिलेगी। और लाल मिट्टी भी ऑप्शन दिया गया है। तो ये आपको दक्षिण भारत और पूर्व भारत के कुछ भागों में देखने को मिलेगी। लेकिन जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे बड़ा क्षेत्र में पाई जाती है और कई क्षेत्रों में ये फैली हुई भी है। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही होगा। और डी ऑप्शन दिया गया लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट जो मिट्टी है ये वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर ये मिट्टी देखने को मिलेगी। तो सारे ऑप्शन गलत है, केवल यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़, ध्यान रखिएगा नाम को, बांधवगढ़। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये, जो कि मध्य प्रदेश के एक उमरिया जिला वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपका उद्यान है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और राजस्थान की हम बात करें साथियों, तो राजस्थान में तो रणथंभौर है, ये राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे प्रसिद्ध है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो है एक दुधवा नाम का है राष्ट्रीय उद्यान, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये ब्यास नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, पोंग जो बांध है ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। जो ब्यास नदी है वो ब्यास नदी पर ये स्थित है। और ये महाराणा प्रताप सागर बांध भी के नाम से जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ए ऑप्शन दिया गया सतलुज। तो सतलुज नदी पर तो भाखड़ा नागल बांध आपको देखने को मिलेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन रावी दिया गया है। तो रावी नदी पर आपको बहुत सारी परियोजनाएं देखने को मिलेगी, लेकिन पोंग बांध यहाँ पर नहीं है। और डी ऑप्शन चिनाव दिया गया है। तो चिनाव साथियों ये आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चिनाव नदी पे सलाल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। सलाल इसको बोला जाता है, सलाल। सलाल बांध है ये आपको ब्यास नदी पर देखने को मिलेगा। और ये आप चिनाव नदी पर आपको देखने को मिलेगा सलाल। और एक और भी है बगलिहार, ये दोनों आपको परियोजनाएं जो है ये चिनाव पर देखने को मिलेगा। बाकी ब्यास पे तो आपका पोग बांध है ही है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसको महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वन में। जी हाँ, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ये आपका पाया जाता है और विश्व की सबसे अधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो आपका उष्णकटिबंधीय वन में ही पाई जाती है। तो इसी कारण ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है बृहद हिमालय माला में सिक्किम का महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? तो नाथुला। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नाथुला। नाथुला जो दर्रा है ये सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा और भारत और चीन के बीच जो व्यापारिक दृष्टि है उसके अंतर्गत देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण भी माना जाता है इसको, नाथुला को। और बी ऑप्शन दिया गया जोजिला। तो जोजिला जो है ये आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच देखने को मिलेगा। और रोहतांग दर्रा दिया गया है, रोहतांग दर्रा तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लिपू लेक यहाँ पे दिया गया है तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार जो पूछा जा रहा है उसके अनुसार हम चलें तो केवल ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक राज्य है साथियों। जी हाँ, कर्नाटक को चंदन की लकड़ी के उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, जो कि मैसूर का चंदन जो है यहाँ का विश्व में प्रसिद्ध है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। और ए ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु। हालांकि तमिलनाडु में भी चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं लेकिन उतना प्रसिद्ध नहीं है। सेम चीज केरल में भी है। हालांकि केरल में मसाला हो गया, नारियल हो गया, ये अधिक पाया जाता है। और डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश दिया गया है तो आंध्र प्रदेश गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी चंदन पाया जाता है लेकिन ये जो है प्रसिद्ध नहीं है, प्रमुख नहीं है, उतना नहीं पाया जाता है जितना यहाँ पे कर्नाटक में पाया जाता है। इसलिए आपका सी ऑप्शन केवल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पर। जी हाँ, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और ये आपको ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी पूर्व तट है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। बाकी भारत के तट पर तो ये नहीं है, ये कहना यहाँ पे गलत हो जाएगा। हालांकि बहुत सारी यहाँ पे पाई जाती है भित्तियाँ, प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है, लेकिन ये जो है विश्व में प्रसिद्ध नहीं है। जापान के तट पर भी कहना गलत हो जाएगा क्योंकि जापान के आसपास छोटी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है, लेकिन जब बड़ी भित्ति की बात आती है तो यहाँ पे जापान भी यहाँ पे सही नहीं होगा। हमारा केवल यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है 50 पैसे का सिक्का किस प्रकार की मुद्रा माना जाता है? तो ये सीमित वैध मुद्रा माना जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर। 50 पैसे का जो सिक्का है वो सीमित वैध मुद्रा है, मतलब कि लिमिटेड लीगल टेंडर है और ये इसी के श्रेणी में आता है। तो इसी कारण यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिएंगे कन्फ्यूजन टाइप, इनको भी देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर केवल आपका बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र तालाबों से सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो ये तमिलनाडु आता है साथियों। तमिलनाडु इसलिए हमने यहाँ पे कहा है क्योंकि भारत में तालाबों द्वारा जो सिंचाई क्षेत्र है उसके अंतर्गत देखा जाए तो तमिलनाडु का प्रमुख स्थान यहाँ पे माना जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। और ए ऑप्शन पंजाब दिया गया। हालांकि पंजाब में भी सिंचाई होता है लेकिन प्रमुख जो स्रोत माना जाता है वो नहर माना जाता है, नलकूप माना जाता है, तालाब नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ पे पंजाब कहना गलत होगा। और बी ऑप्शन राजस्थान दिया गया है। तो राजस्थान में जल की कमी है, इसके कारण तालाब जो होते हैं उन तालाबों की भूमिका जो होती है वो सीमित है। तो इसी कारण राजस्थान भी कहना गलत होगा। और डी ऑप्शन दिया गया हरियाणा। हालांकि भारत में तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा राज्य में
नहर द्वारा किया जाता है, ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई किया जाता है, लेकिन तमिलनाडु में ये जो किया जाता है तालाबों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कोयला अर्थशास्त्र में क्या माना जाता है। कोयला को अर्थशास्त्र में क्या माना जाता है, तो उत्पादक वस्तु माना जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। कोयला उद्योगों द्वारा बिजली उत्पादन में उपयोग होने के कारण इसे उत्पादक वस्तु माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया पूंजीगत वस्तु, तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि पूंजीगत जो वस्तुएं वे होती हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, उसको बोला जाता है पूंजीगत वस्तुएं। हालांकि कोयला इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ये गलत होगा। और उपभोक्ता वस्तु भी कहना गलत होगा, ये इसका उपयोग सीधे किया जाता है, तो कोयला इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ये गलत है। और विलासिता यहाँ पर दिया गया कि विलासिता की वस्तु, तो ये कोयला इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये भी गलत है। केवल आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होता है जब तक कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता किससे अधिक हो, तो ब्याज की दर से। जी हाँ, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। मतलब कि किन्स के अनुसार जो निवेश है वो तब तक किया जाता है जब तक कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से अधिक रहती है, और उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। और ए ऑप्शन दिया गया मजदूरी दर से, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि मजदूरी दर जो है ये श्रम से संबंधित होता है, इसका निर्णय से नहीं मतलब है। लाभांश तो ये लाभ से संबंधित है, और कर की दर जो ये टैक्स से संबंधित है, तो ये अलग चीज है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि उत्पादन बढ़ाना इसका मुख्य था। जी हाँ, यहाँ पर आपका जो सही होता है वो ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट आंसर। जी हाँ, हरित क्रांति का जो आरंभ हुआ था भारत में वो 1960 के दशक में हुआ था, और इसका मुख्य जो उद्देश्य रखा गया था उत्पादन से संबंधित रखा गया था, कृषि उत्पादन बढ़ाना से। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 19, जहां पे पूछा जा रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो उसका नाम था आर्यभट्ट। जी हाँ, बी ऑप्शन सही होगा। आर्यभट्ट जो था भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को, ध्यान रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के सहयोग से अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बाकी रोहिणी, भास्कर और इनसेट 1A जो है ये अलग अलग है। जैसे रोहिणी की हम बात करें तो ये भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान है, और यहाँ पे बी ऑप्शन सी ऑप्शन भास्कर दिया गया है, तो भास्कर अलग है। भास्कर जो है एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, और इनसेट 1A की बात करें तो ये संचार उपग्रह था। क्लियर है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 को देखिए, जहां पे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ, ये भारतीय संविधान का संरक्षक है भी है, और अंतिम व्याख्याकार भी माना जाता है। तो न्यायिक पूर्वावलोकन के माध्यम से देखा जाए तो संविधान की सुरक्षितता ये बनाए रखता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ये आपका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।